तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीएससी का जो पेपर होने वाला है, वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर होता है बीए सेकेंड ईयर का, या जो आप सेकेंड ईयर में चाहे बीए के हो चाहे बीएससी बीकॉम किसी के विद्यार्थी हो, आपका जो पेपर होगा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन। तो जो प्राचीन और जो वर्तमान समय की मेडिकल प्रणाली है उसके बारे में ये पेपर होता है। काफ़ी मतलब टिपिकल पेपर इसीलिए है क्योंकि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हार्ड है, क्योंकि सारा का सारा बायोलॉजी से संबंधित सारा का सारा मैटर इसके अंदर आता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आपको इसी जो पीडीएफ है इसमें से ही लगभग पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही हुआ पिछले जितनी भी हमने क्लासेस लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में भी इसी से कंटेंट आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर है ना, आपके दोस्त की भी मदद कर सकता है इस पेपर के अंदर, क्योंकि काफ़ी टिपिकल चैप्टर है। कहीं कहीं पे भी इसके एमसीक्यूज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन पे ही मैंने कराए आपको। तो व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर? तो आयुष जो सरकार की योजना है, आयुष योजना है, उसकी फुल फॉर्म क्या दी गई है? तो आयुष जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर यूनानी योगा, सॉरी, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि और एच फॉर क्या होती है? होम्योपैथी। तो ये जो आयुष है ये क्या है? ये एक प्रकार की स्कीम बनाई है सरकार ने, जो भारत में प्राचीन जो चिकित्सा प्रणाली होती थी, प्राचीन समय में जो लोग जिस तरीके से प्राचीन अपना चिकित्सा इलाज करवाते थे, उन सब जो प्रणाली होती थी उन्हीं को संरक्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, पूरी दुनिया में इस पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आयुष योजना है वो शुरू की गई है। तो उसकी फुल फॉर्म एक बार फिर बता देता हूँ। ए फॉर होती है आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि और एच फॉर हीमोपैथी। तो ये सभी की सभी जो पद्धतियाँ हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगले वाला प्रश्न है, विच एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष? तो कौन सी जो प्राचीन पद्धति है वो त्रिदोष अवधारणा पर जोर देती है? तो इनमें से कौन सी प्राचीन पद्धति है जो त्रिदोष अवधारणा को बताती है? तो त्रिदोष किससे संबंधित होता है? वात, कफ और पित्त। ये कोई भी मनुष्य, उसके अंदर अगर ये तीनों चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है? वो उसका बीमार हो सकता है, उसके बीमारी के लक्षण हैं। तो ये कौन बात करता है इन तीनों के बारे में? ये बात करता है आयुर्वेद है, वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। वात पित्त है वो पेट से संबंधित है, वात है वो आपके श्वसन से संबंधित है। ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर आपके शरीर के अंदर इनकी मात्रा बढ़ी हुई है तो आप समझ लीजिए कि आप बीमार हो चुके हो। अगले वाला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा का प्राथमिक फोकस क्या होता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा उसका प्राथमिक फोकस क्या होता है? जो नेचुरल रेमेडीज़ एंड द लाइफ मॉडिफिकेशन। तो जो ये आयुर्वेद हो गया या फिर ये जितनी भी आयुष प्रणाली की जितनी भी चिकित्सा प्रणाली है, ये सारी क्या करती हैं? कोई भी व्यक्ति होता है उसका सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से उपचार करने का प्रयास करती हैं। प्राकृतिक उपचार मतलब जड़ी बूटियों से उपचार करने का प्रयास करती हैं और कोशिश करती हैं कि उस व्यक्ति के जीवन शैली में बदलाव आ सके, मतलब खाने पीने का वो ध्यान रखे, उठने बैठने सोने का ध्यान रखे। अगर वो इन सब चीज़ों में भी सुधार कर लेगा तो उसकी जो क्या है, उसका जो चिकित्सा है, उसका जो बीमार हो चुका है उसके सेहत में फ़र्क देखने लग जाएगा। तो यही है जो नेचुरल थेरेपी है, ठीक है। ये किस पे काम करती है? प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है, भारतीय जड़ी बूटियों अपने एडाप्टोजेनिक गुण के लिए कौन सी जानी जाती है? तो इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो एडाप्टोजेनिक गुणों के लिए जानी जाती है? तो कौन सी है? अश्वगंधा है, वो किसके लिए जानी जाती है? एडाप्टोजेनिक गुणों के लिए जानी जाती है। तो आपको इसको ऐसे याद कर लेना है कि अश्वगंधा है, उसको खाने के बाद में लोगों को एनर्जी मिलती है। तो इसके बाद ऐसे इस ट्रिक से आपको याद कर लेना, एडोजेनिक को अश्वगंधा से इस ट्रिक से याद कर लेना। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन आयुर्वेद? तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की क्या अवधारणा क्या है? तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की क्या अवधारणा होती है? रोग की अनुपस्थिति, मतलब आयुर्वेद के अंदर अगर इलाज कराते हो तो आपका जो रोग है वो पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगा।
अगले वाला पॉइंट है त्रिदोष का संतुलन। तो आपका जो शरीर है उसके अंदर जो त्रिदोष है वो हो जाता है, उसके अंदर संतुलन बना रहेगा। अगला है जीवन शक्ति और ऊर्जा की उपस्थिति। तो आपकी जो जीवन शक्ति है और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की जो मात्रा उसका संचार हो जाएगा। तो आयुर्वेद के यही है कि सारे के सारे फायदे ही होते हैं आयुर्वेद से। जब आप इलाज कराते हो तो आपके रोगों की अनुपस्थिति, रोग कट जाता है, त्रिदोष संतुलन में होता है और जीवन शक्ति और ऊर्जा की उपस्थिति बढ़ती है। अगले वाला प्रश्न है कौन सी चिकित्सा पद्धति ग्रीक चिकित्सा से प्रभावित है। तो इनमें से जो ग्रीक है, यूनान देश है, वहाँ से कौन सी चिकित्सा पद्धति निकल के आती है। तो यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है वो ग्रीक देश से ही निकल कर आई है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति है वो ग्रीक चिकित्सा से ही निकल कर आई है। अगले वाला पॉइंट है भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का में योग का क्या महत्व है। तो भारतीय जो पारंपरिक पुरानी जो चिकित्सा प्रणाली रही है उसमें योग का क्या महत्व रहा है। शारीरिक आसन और प्राणायाम। तो आपको अलग अलग प्रकार के जो योग बताए गए आपको शरीर को फिट रखने के लिए, और प्राणायाम का महत्व बताया गया। जो प्राणायाम है वो आपके जो श्वसन संबंधित प्रणाली है उससे संबंधित है, पेट का भी ध्यान रखता है। और जो अलग अलग प्रकार के आपको आसन करवाए गए, अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए अलग आसन है आपका, अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो उसके लिए अलग आसन है। तो हर रोग के लिए एक अलग अलग प्रकार का आसन और पोस्चर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रीथिंग पोस्चर एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। और साथ के साथ इन्होंने किस पे काम किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार पर भी इन्होंने कार्य किया है योग पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। विच इंडियन हर्ब इज यूज फॉर द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को लिए उपयोग में की जाती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का अर्थ क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी का अर्थ होता है सूजन आना। तो ऐसी कौन सी औषधि है जो आपके शरीर के अंदर उसको लगाने के बाद में सूजन को कम हो जाता है। तो कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को शरीर में सूजन बढ़ जाता है तो प्रयोग किया जाता है हल्दी का। तो हल्दी लगाने से आपके शरीर में क्या हो जाता है, सूजन है वो कम हो जाता है। तो हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला वाला प्रश्न है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज कॉजेज इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में रोग की उत्पत्ति की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो जो आयुर्वेद के अंदर रोग की उत्पत्ति की क्या अवधारणा बताई गई है, इसमें बताया गया है कोई व्यक्ति उसको त्रिदोष में असंतुलन हो गया, तो वात कफ और पित्त में अगर असंतुलन हो गया तो वो बीमार होगा। अगला क्या पॉइंट है, पर्यावरणिक कारक, मतलब आपका जो पर्यावरण है, आपके आसपास का जो वातावरण है, अगर उसके अंदर क्या होगा, देखो मौसम जब चेंज होता है तो आदमी बीमार हो जाता है। तो यही है, पर्यावरण के कारक भी होते हैं, पर्यावरण में बदलाव के कारण भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। अगला क्या, जीवन शैली कारक, मतलब वो किस प्रकार से जीवन को जी रहा है, उसका जीवन शैली वो अच्छी नहीं है तो इस कारण भी वो बीमार हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले वाला प्रश्न है विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूता। तो पंच महाभूत से संबंधित कौन सी चिकित्सक पद्धति है जिसने पंच महाभूत की अवधारणा पर जोर दिया है। तो कौन सी पद्धति ने दिया, इसमें से जो आयुर्वेद है उसने पंच महाभूत नामक जो चीज़ है, जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उस पर जोर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर जो डाइट का क्या रोल होता है। तो क्या रोल होता है, रोगों के इलाज करने के लिए, मतलब रोगों के इलाज करने के लिए डाइट का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप मतलब जैसे आप बीमार हो और आप भारी भोजन खा रहे हो, तला हुआ भोजन खा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप और अधिक बीमार हो जाओगे। तो उसमें आपको कैसा हल्का भोजन खाना चाहिए, ऐसा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। अगला क्या है, रोगों को रोकने के लिए, तो अगर आप कोई भी रोग है, अगर उससे संबंधित अगर आप भोजन भी वैसा ही खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो रोग और बढ़ जाएगा। तो रोग को रोकने के लिए भी आपको उस ऐसे सही भोजन को लेना चाहिए। अगले वाला टू मेंटेन द हेल्थ एंड वेलबींग, तो आपकी जो तंदुरुस्ती है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कि भी अच्छा भोजन को उपयोग में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल द अबव आंसर्स।
अगले वाला प्रश्न है, कौन सी भारतीय जड़ी बूटी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए उपयोग की जाती है? तो एंटीऑक्सीडेंट का जो गुणों का प्रयोग है वो कौन सी औषधि में होता है? तो तुलसी होती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनका गुण होते हैं, उनके गुण उसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ओ ए होगा। एंटीऑक्सीडेंट का गुण है वो तुलसी में पाया जाता है। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने का कार्य करती है। तो आपको खास करके जो सर्दियों का मौसम होता है उसके अंदर तुलसी का जरूर से प्रयोग करना चाहिए। चाय आप में से लगभग लोग पीते होंगे, तो चाय के अंदर भी आप तुलसी का उपयोग कर सकते हो, या सुबह उठने के साथ आपके जो खाली पेट भी तुलसी का सेवन कर सकते हो, तुलसी के 1-2 पत्तों का सेवन कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेद इन मॉडर्न टाइम? तो आधुनिक समय में आयुर्वेद का क्या महत्व है? तो क्या महत्व होता है आज के समय में? तो इसमें है स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण, मतलब आपका स्वास्थ्य है वो समय के साथ अच्छा रहेगा, मतलब उसका संपूर्ण विकास होगा। अगला है प्राकृतिक और गैर इन्वेसिव उपचार, नेचुरल और मतलब आपका जो उपचार करवाओगे अगर आयुर्वेद से, तो उससे क्या फ़ायदा होगा भाई? नेचुरल इलाज होगा आपका एकदम, मतलब जड़ी बूटियों से उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगला है वैकल्पिक चिकित्सा की बढ़ती। तो क्या होगा इससे? वैकल्पिक चिकित्सा मतलब जो एलोपैथी है उससे बढ़त, एलोपैथी पर ही सिर्फ डिपेंडेंस नहीं रह जाएगी, और भी चिकित्सा पद्धति से निकल कर आएंगे तो क्या होगा? जो लोगों के जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा एंड वीर्य? तो रास और के पे किसने अवधारणा पर जोर दिया है? तो आयुर्वेद ने इस पर जोर दिया है। अगले वाला प्रश्न है वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ? तो मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए योगा ने किस किस का भूमिका बताई है? तो तनाव और चिंता कम करता है। तो आप अगर रेगुलर योगा करोगे तो आपके स्वास्थ्य में क्या होगा? तनाव कम रहेगा और चिंता भी आपको कम होगी। अगला है मनोदशा व संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करता है। तो ये क्या करता है? आपका मूड और कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी, आपका फोकस है वो सुधरेगा, आपका जो अनुशासन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगले वाला पॉइंट है आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति को बढ़ाता है। इनहेंस द सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये आपका जो आत्म जागरूकता है और आत्म स्वीकृति उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारे के सारे ऑप्शन है वो इसके सही आंसर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें पूछी थी योगा से संबंधित और सारी की सारी चीज़ें क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न है, विच इंडियन हर्ब्स इज यूज फॉर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज? तो इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी जो है उसका एंटी माइक्रोबियल का यूज किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है नीम। तो नीम जो औषधि है उसका प्रयोग है वो एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज में लिया जाता है। समझ में आ गया? मतलब खाज खुजली या फिर जो इन सब बीमारियों से संबंधित अगर कोई रोग हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, आयुर्वेद में प्रकृति का अवधारणा क्या है? तो आयुर्वेद में प्रकृति की क्या अवधारणा है? पहला नंबर प्रश्न है व्यक्ति की प्रकृतियां शरीर के प्रकार। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति के मानसिक व भावनात्मक लक्षण। तीसरा नंबर प्रश्न है व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति। और डी नंबर प्रश्न है उनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद की प्रकृति किस प्रकार से सही करने का प्रयास करती है? व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, पतला है, मोटा है, दुबला है, उसका रोग कैसा है और उसका शरीर किस प्रकार का है, उसी आधार पर आयुर्वेद है वो अपना कार्य करता है। तो ये व्यक्ति की प्रकृति और शरीर के प्रकार देखकर इलाज करने का प्रयास किया जाता है, किसमें? आयुर्वेद में। अगले वाला प्रश्न है, विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरोताज? तो सरोताज पर कौन सी चिकित्सा पद्धति है वो जोर देती है? तो आयुर्वेद है वो किस पर जोर देती है? सरोताज जो नामक कॉन्सेप्ट है मेडिसिन का, दवाई का, उस पर जोर देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सरोताज पर आयुर्वेद है वो ज़्यादा जोर देती है। अगले वाला प्रश्न है, आधुनिक समय में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा है ये उपचार के साथ जीवन शैली में भी बदलाव पर जोर देती है। ठीक है, और इसके साथ इसमें वैकल्पिक चिकित्सा भी बढ़ती है।
भाई ये भी होगा कि एक और चिकित्सा पद्धति है वो ज़्यादा पॉपुलर होगी तो लोग उसको ज़्यादा मानना शुरू हो जाएंगे। आयुर्वेद के आपको पता है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, जड़ से बीमारी को ठीक करने का कार्य भी करती है आयुर्वेद। सी नंबर पर्सन है होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण भी रखती है कि आपका स्वास्थ्य वो पूर्ण रूप से सुधार दिया जाएगा, आपका आहार पे काम किया जाएगा, आपके जो जीवन शैली है उस पर काम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी ऑप्शन वो सही है। पॉजिटिव चीज़ें पूछी थी आयुर्वेद के बारे में तो सारे के सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, तो इसलिए यही ऑप्शन वो सही होने वाला है। अगले वाला है कौन सी भारतीय जड़ी बूटी अपने एंटी डायबिटिक गुणों के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो एंटी डायबिटिक गुणों के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो कौन सा है? गिग्नेमा स्लेवेस्ट्रा। तो गिग्नेमा स्लेवेस्ट्रा है वो एंटी डायबिटिक गुणों के लिए मानी जाती है। उस जो मधुमेह से संबंधित अगर किसी को रोग है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर की बात करें, अब आपकी जो पहली नंबर यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे 2 नंबर यूनिट की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? तो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है उसका प्राथमिक प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे होता है? ये काम करती है रोकथाम पर और उपचार पर। तो पहले सबसे पहले जो जो अपनी एलोपैथी है वो किस पे कार्य करती है कि रोग को सबसे पहले हमें रोकना है आगे बढ़ने से और फिर उसके जड़ तक पहुंचकर उसको सुधार करने का प्रयास करती है। एलोपैथी है जो वर्तमान चिकित्सा प्रणाली है। समझ में आ गया आपको कि ये क्या क्या करेगी? सबसे पहले रोकथाम करती है, उसको रोकने का प्रयास करती है, रोग आगे ज़्यादा नहीं बढ़े, और फिर उपचार करने का प्रयास करती है उसका। कौन सी चिकित्सा पद्धति त्रिदोष के अवधारणा पर जोर देती है? तो इनमें से कौन सी चिकित्सा पद्धति वो त्रिदोष के अवधारणा पर जोर देगी? वो आयुर्वेद। तो मैंने बताया था कफ वात पित्त से संबंधित होता है त्रिदोष, और उस पर ज़्यादा जोर कौन देता है? आयुर्वेद है वो ज़्यादा जोर देती है। अगले वाला प्रश्न, आधुनिक चिकित्सा में एनाल्जेसिक्स की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनाल्जेसिक्स इन द मॉडर्न मेडिसिन? तो क्या होता है इसमें? दर्द से राहत देने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे एनाल्जेसिस के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया आपको? ये आपको दर्द से राहत देगा, उसी जो दवाई को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिस के नाम से जाना जाता है। विच ड्रग्स कैटेगरी इज यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो कोई भी व्यक्ति है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया से संबंधित उसको रोग हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो उसको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति उसको जीवाणु संक्रमण हो गया है तो। 5 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन इन मेंटेनिंग द हेल्थ? तो किसी का स्वास्थ्य बनाने के लिए विटामिन का क्या महत्व है? तो क्या महत्व होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? कौन सी विटामिन का महत्व होता है? विटामिन क्या करती है? हमें शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करती है और हमारी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मजबूत करने का प्रयास करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करती है और साथ के साथ आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी ऊर्जा मजबूत करती है। 6 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी हिस्टामिन? तो इनमें से कौन सा वो एंटी हिस्टामिन का उदाहरण है? तो एंटी हिस्टामिन जो दवाई आती है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से उदाहरण है लोटाडाइन और डिफेनहाइड्रामाइन। तो माइन शब्द आ जाए तो उसके संबंधित आपको क्या कर देता है? स्टोमाइन। तो माइन शब्द आपको शब्द में भी देखने को मिलेगा और उस दवाई में भी इस नाम को देखने को मिलेगा। तो लोरेटाडाइन और डिफेनाहाइड्रामाइन, तो ये किससे संबंधित है? ये एंटीहिस्टामाइन से संबंधित दवाइयाँ होती हैं। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा में बीटा ब्लॉकर्स की क्या भूमिका होती है? तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? ये हृदय को गति को कम करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर वो ज़्यादा टेंशन में आ गया है या फिर किसी चीज़ से डर गया तो उसके हृदय की गति बढ़ जाती है, तो उसको कम करने का प्रयास करती है और उस रक्तचाप को कम करने का प्रयास करती है। तो किसी की बीपी बढ़ गई है उसको भी कंट्रोल में करने का
प्रयास करती है आपको बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स नामक दवाइयाँ, उनका क्या काम है, रक्तचाप को कम करने का और हृदय गति को कम करने का प्रयास होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी चिकित्सा पद्धति पंच महाभूत की अवधारणा पर जोर देती है। तो विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत। तो कौन सी होती है, आयुर्वेद जो प्रणाली है वो पंच महाभूत नामक जो आपकी जो अवधारणा है उस पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण का क्या महत्व होता है। तो पोषण का क्या महत्व होता है, आपको अगर आप अच्छा पोषण को अपने शरीर में डालोगे, अच्छा खाना खाओगे, तो इससे क्या होगा, आपको शरीर में बहुत ऊर्जा मिलेगी और साथ ही साथ क्या होगा, वृद्धि और विकास में समर्थन होगा। तो ये क्या करता है, आपको प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड सपोर्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपके शरीर की वृद्धि करने में, डेवलपमेंट करने में और साथ के साथ आपको शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड कराने में इसका हेल्पफुल होती है। जो पोषण है, जो न्यूट्रिशंस है, वो आपको समझ में आ गया आपको। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी डिप्रेसेंट का उदाहरण है। तो एंटी डिप्रेसेंट इसमें से कौन सा है, फ्लूओक्सेटाइन और सेटालाइन। तो सेरेटालाइन और फ्लूओक्सेटाइन है, ये किसके उदाहरण होते हैं, ये एक एंटी डिप्रेसेंट के उदाहरण हैं। तो इनमें से कौन सा है, फ्लूओक्सेटाइन और सेटालाइन है, वो इसके उदाहरण होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट के उदाहरण होते हैं एक प्रकार के। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी कोगुलेशन इन द मॉडर्न मेडिसिन। तो आधुनिक चिकित्सा में एंटी कोगुलेंट्स का क्या महत्व होता है। तो एंटी कोगुलेंट्स का क्या महत्व होता है, जो कोगुलेंट्स का क्या होता है, जो आपके रक्त का थक्का जमता है ना उससे संबंधित, तो उसको रोकने के लिए, एंटी मतलब विपरीत और कोगुलेंट मतलब रक्त का थक्का, तो रक्त के थक्के को रोकने के लिए जो मेडिसिन को यूज किया जाता है उसे एंटी कोगुलेंट के नाम से जाना जाता है। तो उस दवाई का क्या महत्व होता है, उसका महत्व होता है प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स एंड डिजोल्विंग ब्लड क्लॉट्स। ये रक्त को थक्कों को जमने से रोकती है और रक्त के थक्कों को घुलने से रोकती है। तो आपके ब्लड वेन को जमने से रोक देगी, अच्छा पतला सा करके बना, मतलब जो खून है वो जो गाढ़ा हो चुका है उसको क्या कर देगी, पतला करने का कार्य करती है। तो जो आपका खून गाढ़ा हो गया उसको पतला करने का कार्य कौन करती है, एंटी कोगुलेंट्स का कार्य होता है। 12 नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा और वीर्य। तो कौन सी इसमें से देती है, तो पहले भी करा दिया था, आयुर्वेद जोड़ देती है इन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन इन द मॉडर्न मेडिसिन। तो आधुनिक चिकित्सा में टीकाकरण का क्या महत्व होता है। तो क्या महत्व होता है टीकाकरण का, इसमें से पहला ऑप्शन है प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन डिजीज। तो संक्रमक रोगों को रोकने का कार्य होता है, जो टीकाकरण होता है उसका क्या कार्य होता है, वो संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। अगले वाला है थ्रेटिंग द क्रोनिक डिजीज। तो जो पुरानी बीमारियां हैं उनको भी इलाज करने में किसका कार्य होता है, टीकाकरण का कार्य होता है। तो जो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां, उसको रोकने के लिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोरोना के समय पर सबने वैक्सीन लगाई थी, तो कोरोना किस प्रकार का रोग था, एक संक्रामक रोग था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बहुत पुरानी बीमारी हो गई हैं उनका एक टीका निकाल लिया गया है ताकि आराम से जल्दी से लोगों के इलाज हो सके। इसका सही क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों इसके सही आंसर होने वाले हैं। 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रोनोकोइलडाइलेटर। तो ब्रोनोकोइलडाइलेटर का क्या उदाहरण है इनमें से, एल्ब्यूलेट्रॉल और सेमिल्यूट्रॉल। तो एल्ब्यूलेट्रॉल और सेमिल्यूट्रॉल है, ये दो प्रकार के ब्रोकोडाइलेटर्स के नाम से जाना जाता है। तो ब्रोकोडाइलेटर्स नामक जो बीमारी होती है उसके क्या क्या उदाहरण है, एल्ब्यूलेट्रॉल और सेमिल्यूट्रॉल्स। तो समझ में आ गया, अगर जहाँ पे ट्रोल्स दिखे आपको वो डायलेटर्स से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न, आधुनिक चिकित्सा में डायूरेटिक्स की क्या भूमिका होती है। तो डायूरेटिक्स होते हैं, जो डायूरेटिक्स नामक बीमारी होती है उसका क्या कार्य होता है, ये जो आपके शरीर के अंदर जो यूरिन की मात्रा है, मूत्र की मात्रा, उसको बढ़ाती है। और जो ब्लड प्रेशर है, किसी इंसान को जो उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ है, उसको कम करने का
कार्य किसका होता है, जो किस दवाइयों के लिए यूज किया जाता है, डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है इन सबको कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सी होगा, ए और बी। 16 नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन इम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रोताज। तो कौन सी चिकित्सा पद्धति है वो श्रोता है उसके अवधारणा पर जोर देती है। तो इनमें से कौन सी चिकित्सा पद्धति है वो श्रोता नामक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर देती है। तो कौन सी देती है इसमें से, मैंने पहले बताया था आयुर्वेद है, वो श्रोताज पर ज़्यादा जोर देती है कि भाई बीमारी का क्या स्रोत रहा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये इस पर जोर देती है आयुर्वेद। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोन थेरेपी इन मॉडर्न मेडिसिन। तो आधुनिक चिकित्सा में हार्मोन थेरेपी का क्या महत्व होता है। तो आज के समय की जो चिकित्सा है इसमें हार्मोन थेरेपी का क्या महत्व है। तो ये क्या करता है, आपका सबसे पहले कार्य करता है हार्मोन थेरेपी कि हार्मोनों को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो जो आपके शरीर में हार्मोन्स बढ़े हुए हैं उनको संतुलित करने का प्रयास करती है कौन सी, हार्मोन थेरेपी। तो आपको तो सबसे पहले ये अगर ये प्रश्न आए तो आपको ये देखना है कि इस प्रश्न में जो प्रश्न होगा उसमें हार्मोन से संबंधित ऑप्शन होगा तो उसी को टिक कर देना है। समझ में आ गया, हार्मोन को बदलना या पूरा करना, तो रिप्लेसिंग और सप्लीमेंटेशन ऑफ द हार्मोन्स, इसका ये भी सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीवायरल मेडिसिन। तो एंटीवायरल जो मेडिसिन है, दवा, उसका कौन सा उदाहरण है इनमें से। तो इसमें से उदाहरण है ओसेल्ट्राविमिर और बिवाविरिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी। ओसेटामिविर और रिबाविरिन है वो इसके उदाहरण होते हैं, किसके, एंटीवायरल मेडिसिन के उदाहरण होते हैं, दोनों के दोनों। आधुनिक चिकित्सा में मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की क्या भूमिका क्या होती है। तो आधुनिक चिकित्सा में जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देने के लिए कौन सी प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी का यूज किया जाता है, इनका क्या उपयोग होता है, क्या भूमिका होती है इनकी। तो आपको पता है मांसपेशियों को आराम देने वाली हैं मसल रिलैक्टेंट्स के जिन्हें नाम से जाना जाता है। तो उनका क्या काम होता है, ये आपकी जो मसल्स हैं जो उनको रिलैक्स करने का कार्य करती हैं। तो मांसपेशियों को आराम करेंगी और रिड्यूसिंग द मसल्स स्पेम, तो मांसपेशियों में ऐंठन को कम करती हैं। तो जो आपको पता है खिलाड़ी हैं वो गर्मी भी खेलते हैं सर्दियों में खेलते हैं तो उनके शरीर में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प समझते हो ना आप, कि शरीर में आप जब ज़्यादा दौड़ते हो तो आपके शरीर में दर्द होने लग जाता है, ऐंठन होने लग जाती है, तो उसी को क्रैम्प बोलते हैं। तो उसको कम करने के लिए मसल रिलैक्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है, मांसपेशियों को आराम में देने वाली दवाइयों का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो हिंदी में गैर स्टेरॉइडल विरोधी भड़काऊ दवा, इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है, इम्ब्यूप्रोफिन और नेफोफ्रेक्सिन। तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग किया जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये तो थी आपकी यूनिट नंबर 2 खत्म हुई। अब शुरू करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3 अपन। अगले वाला प्रश्न है कि यूनिट नंबर 3 है वो क्या है, विच स्टेरॉइड्स हार्मोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइसोजेनिन। तो डाइसोजेनिन नाम का जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो डाइसोजेनिन नाम का जो स्टेरॉइड हार्मोन है, विच स्टेरॉइड हार्मोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम डाइसोजेनिन। तो टेस्टोस्टेरोन से जो डाइसोजेनिन और या स्टेरॉइड हार्मोन है वो प्राप्त होता है। 2 नंबर प्रश्न है, थेरेपेटिक यूज ऑफ डाइजोक्सिन। तो डाइजोक्सिन नामक जो चिकित्सा है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो हृदय विफलता में, उच्च रक्तचाप में और अतलता में, हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में और आर्थेलेमिसिस में। तो आपको क्या करना है, ये सभी बीमारियां किससे संबंधित हैं, ये सारी बीमारियां किससे, हार्ट से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको जो दवाई का नाम क्या है वो डिगासिन है। तो डिगासिन है। तो डिगासिन को आप डॉग से याद कर लो। तो डॉग को देखने, डॉग मतलब कुत्ता को देखने के बाद में आपका हार्ट बीट है क्या वो बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया आपको, डिगासिन जो नामक दवाइयाँ हैं वो हार्ट से संबंधित हैं। इसको ऐसे याद कर लो, कुत्ते को देखने, डॉग को देखने के बाद में उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ गया। समझ में आ गई आपको, डिजॉक्सिन है उसको डॉग नामक ट्रिक से आप याद कर सकते हो अच्छे से। अगले वाला, विच
एल्केलॉइड इज फाउंड इन बेलाडोमा। तो बेलाडोमा में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो उसमें एट्रोपिन हो गया, हायोसाइमिन हो गया, एलोपामाइन हो गया, ये सभी पाए जाते। तो माइन जो शब्द है वो बेलाडोमा में पाया जाता है। समझ लेना, ये ट्रिक बना लेना। आप लास्ट समय वीडियो देख रहे हो, मुझे पता आप, तो इसको इस तरीके से याद कर लेना। अगर बेलाडोना शब्द आए और जहाँ पे माइन शब्द आए आपको दिखे तो ऐसे समझ लो कि बेला बहुत अच्छी माइन करता है बस। या डोम में, डोम समझते हैं ना आप, खदान को मान लो, डोम में बहुत अच्छी माइनिंग होती है। तो ऐसी कुछ ट्रिक बनाकर आप याद कर लो इन्हें अच्छे से। व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ इन ब्लेस्टाइन? तो विन ब्लेस्टाइन का चिकित्सक उपयोग क्या होता है? तो किसमें प्रयोग होता है विन ब्लेस्टाइन में? कैंसर ट्रीटमेंट में। तो कैंसर ट्रीटमेंट में विन ब्लेस्टाइन का प्रयोग होता है। तो कैंसर का कोई पीड़ित व्यक्ति होगा, उसमें विन करने की, जीतने की, कैंसर को जीतने की इच्छा होती है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? विन ब्लेस्टाइन को, उसके अंदर विन करने की, कैंसर को विन करने की उसके अंदर क्या इच्छा है। तो इसका जो विन ब्लेस्टाइन है वो कैंसर उपचार से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न है, रिस्पाइन का स्रोत कौन सा पौधा है? तो रिस्पाइन का स्रोत इनमें से कौन सा पौधा होता है? उसको क्या बोला जाता है? राउवोल्फिया सेरपेंटिया। तो राउवोल्फिया व सेरपेंटिया नामक जो पौधा होता है वो कौन से, किसका स्रोत होता है? वो होता है रेसापाइन का स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, क्विनाइन की चिकित्सक उपयोग क्या है? तो क्विनाइन का जो चिकित्सक उपयोग किस में होता है? तो क्विनाइन है, आपको पता है क्विनाइन क्यू कौन करता है? आपका जो मलेरिया का मच्छर है वो क्यू करता है या बनाता है। तो आपको ऐसे याद कर लेना, क्यू कर रहा है मलेरिया का मच्छर। तो इसको सही ऑप्शन क्या होगा? मलेरिया के उपचार के लिए क्विनाइन नामक जो दवाई है उसका प्रयोग में लिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, अफीम में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो आपको पता है जो अफीम है उसको मोर्फिन भी बोला जाता है और उसके अंदर कोडीन भी पाया जाता है। तो जो अफीम है उसमें आपको पता है अफीम का प्रयोग है वो नशा करने के लिए किया जाता है। उसके अंदर 2 प्रकार के ड्रग्स पाए जाते हैं। कौन से? मोर्फिन व कोडीन। तो मोर्फिन व कोडीन है वो 2 प्रकार के जो एल्केलाइड हैं या फिर जो नशा करने वाले जो केमिकल है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोर्फिन व कोडीन। 8 नंबर प्रश्न है, टैक्सोल का चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो टैक्सोल नामक जो दवाई है उसका चिकित्सक उपयोग क्या है? व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ टैक्सोल? तो टैक्सोल का क्या होता है? टैक्सोल का जो उपयोग है वो कैंसर चिकित्सा के लिए होता है, कैंसर उपचार के लिए होता है। तो ऐसे याद कर लो। इसको भी ऐसे याद कर सकते हो कि जो टैक्स नहीं दिया उसने भगवान को, या फिर उसने बहुत गलत कार्य किया और उसने टैक्स नहीं दिया, इसलिए उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो उसने टैक्स नहीं दिया तो भगवान ने उसको टैक्स वसूलने के लिए उसको कैंसर कर दिया। तो इस ट्रिक से याद कर लो, टैक्सोल को टैक्स से और टैक्स नहीं देने पर उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया है। तो ये ट्रिक बना लो, टैक्सोल को टैक्स से नहीं देने पर उसको कैंसर हो गया। बार बार रिपीट करवा रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाए ताकि। विच फाइटो केमिकल इज फाउंड इन टर्मरिक? तो हल्दी में कौन सा फाइटो केमिकल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? करक्यूमिन। तो कुरक्यूमिन। तो आपको पता है हल्दी है ना वो कुरकुरी होती है थोड़ी सी खाने में, है ना? तो इसीलिए उसको याद कर लो, हल्दी बहुत ज़्यादा खाने में कुरकुरी होती है। तो वही है, इसी के अंदर वही फाइटो केमिकल पाया जाएगा। तो हल्दी को कुरकुरी से याद कर लो और कुरकुमीन आपको दिख जाए और हल्दी को उसमें पूछ के रखे तो उसका ऑप्शन क्या टिक कर देना? आपको कुरकुमीन टिक कर देना है। देखो आप लास्ट, आपको ज़िंदगी भर तो याद नहीं रखना है, नहीं आपको ऐसे याद रखना है कि परसों मुझे इसको करना है। आपको तो थोड़े से समय के लिए, एग्जाम के लिए याद करना है। तो ऐसी ट्रिक बना लो, कुरकुमीन नामक शब्द आए तो वहाँ पर आपको किसको कर देना है? हल्दी या टर्मरिक से संबंधित ऑप्शन आए वो कर देना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ आर्टिमिसिनिन? तो आर्टिमिसिनिन का चिकित्सा में क्या उपयोग है? तो आर्टिमिसिनिन है वो किसके उपचार में यूज में की ली जाती है? तो मलेरिया के उपचार में आर्टिमिसिनिन का यूज में लिया जाता है। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ कैफीन? तो कैफीन है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो कैफीन है वो चाय और कॉफ़ी दोनों के अंदर पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कैफीन होती है ना
कैफीन भी एक नशा होता है जिसके अंदर क्या हो जाए, आपको उसको लेने के बाद में आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो आप जैसे चाय या कॉफ़ी कुछ पीते हो तो आप थके हुए होते हो, और चाय कॉफ़ी पीने के बाद में आपके शरीर की ऊर्जा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने है वो कैफीन की मात्रा अपने शरीर के अंदर थोड़ी सी डाली है। किसके माध्यम से? चाय और कॉफ़ी के माध्यम से। अब क्या होता है, चाय और कॉफ़ी में थोड़ा कैफीन की मात्रा वो बहुत कम होती है, इसीलिए क्या होता है, आपको वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, देखो आप कुछ चाय पीते हो तो आप कहते हो इस ये जो चाय का पैकेट है, ब्रांड का पैकेट है, ये चाय इतनी अच्छी है कि मुझे इसके अलावा और कोई चाय अच्छी नहीं लगती है। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़े ऐसे ड्रग्स मिला देते हैं, कैफीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ताकि आपको उसके अलावा और कोई चाय अच्छी ही ना लगे। समझ में आ गया? तो ये सारा चमत्कार है जो आपके अंदर ऊर्जा भरने का, ये चाय का नहीं है बल्कि कैफीन का कमाल है। आज आपको पता चल जाएगा इस चीज़ से। और कैफीन एक प्रकार का नशा है, इसीलिए तो आप छोड़ नहीं पाते हो चाय को जल्दी सी। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ एल थियानिन। तो एल थियानिन है, उसका थेरेपेटिक यूज क्या होता है? तो एल थियानिन क्या है? आराम करने के लिए और चिंता के लिए। तो एल थियामिन समझ लो आप कि वो एकदम थेला आदमी है और बिल्कुल भी हर समय सोया रहता है, ठीक है, हर समय चिंता में और सोया रहता है। तो उसको याद कर लो, थियामिन को थेले से याद कर लो। एकदम थेला मतलब बेकार आदमी है, एकदम पड़ा रहता है, आराम करता रहता है, ठीक है, और उसको चिंता की कमी होती है। बस ऐसे ही ट्रिक से याद कर लो आप उसको, आराम और चिंता की कमी से संबंधित होगा एल थियामिन। 13 नंबर प्रश्न है, विच एल्केलाइड इज फाउंड इन कोका लीव्स। तो कोका होता है, जिससे कोका से क्या बनता है, आपका चॉकलेट बनती है, उसके अंदर कौन सा एल्केलाइड होता है? तो उसके अंदर कोकीन होती है। समझ रहे हो आप, कोका में कोकीन होती है। और ये तो ट्रिक इसकी बनाने की ज़रूरत है क्या, आपको याद ही होगा। और इस कोकीन का ही कमाल होता है कि आपको चॉकलेट खाने पर अच्छा फील होता है। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ कोलसियामिन। तो कोलसियाचिन का चिकित्सक उपयोग क्या होता है? गाउट उपचार। तो गाउट उपचार में कोलसियामिन का उपयोग में लिया जाता है दवाई का। विच इज फाइटोकेमिकल इन फाउंड इन ग्रीन टी। तो ग्रीन टी में कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो ग्रीन टी है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन और एल थेनासन थेनाइन पाई जाती है। तो कैफीन के अंदर कौन सी जो मतलब ग्रीन टी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन और एल थेनासिन पाई जाती है। तो कैफीन है जो ग्रीन टी है वो क्या चाय है, तो चाय के अंदर मैंने बताया था आपको कैफीन तो पाई जाती है, और साथ के साथ एल थेनासिन भी पाई जाती है, ताकि आप चिंता से ग्रस्त या चिंता आपसे उठ जाए और आप आराम से सो सको। समझ आया? तो रिलैक्स फील होता है ग्रीन टी पीने के बाद। आप भी पीना जब आपको मौका मिले तो। व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ डिजिटल्स ग्लाइकोसाइड्स। तो डिजिटल ग्लाइकोसाइड्स का चिकित्सक उपयोग क्या होता है? तो क्या होता है? हार्ट विफलता और उच्च रक्तचाप। तो डिजिटल ग्लाइकोसाइड्स है वो किसके चिकित्सक उपयोग में क्या ली जाती है? जब कोई इंसान के हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशन में होता है तो उसको बचाने के लिए, उस बीमारियों से इनको किसी व्यक्ति को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स का प्रयोग में लिया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ विंसा एल्केलाइड्स। तो विनका एल्केलाइड्स का स्रोत कौन सा पौधा है? तो केरारेथिक्स रोसियस। तो केरारेथिस रोसियस नामक जो पौधा है उसका उपयोग किस में किया जाता है? जो विनका एल्केलाइड का स्रोत होता है कैथारेसिस रोसियस। समझ में आ गया आपको? इसकी कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, आपको ऐसा का ऐसा याद कर लेना, अगर आ जाए तो छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही जाओगे आप, 20 क्वेश्चन सही कर दोगे। मैंने इतना पढ़ा दिया, अगर आपने पढ़ लिया ना पूरा पूरा, अगर तीनों वीडियो अच्छे से देखे हैं, ट्रिक वगैरह समझाई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप फेल तो नहीं होगे, पर्सन यहीं से आने वाले हैं, इतने तो आ जाएंगे कि आप आराम से पास हो जाओगे। इतना तो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको 3 वीडियो में। क्लोरोजेनिक एसिड का चिकित्सक उपयोग क्या है? तो क्लोरोजेनिक एसिड का चिकित्सक उपयोग क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो पाई जाती हैं किसके अंदर? क्लोरोजेनिक एसिड के अंदर पाई जाती हैं। तो समझ में आ गया आपको, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो किसके अंदर पाई जाती हैं? क्लोरोजेनिक एसिड में पाई जाती हैं।
मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा अल्कलॉइड का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से मलेरिया के इलाज के लिए कौन सा अल्कलॉइड का प्रयोग किया जाता है? क्यूनाइन व क्यूनिडिन। तो क्यूनिडिन व क्यूनाइन है, उसका प्रयोग में लिया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेक्सोल? तो टेक्सोल है, उसका क्या सोर्स होता है? तो टेक्सस बेराविफिलिया। तो टेक्सस शब्द आएगा, टेक्सोल को टेक्सस से आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया? यूनिट नंबर 3 खत्म। फाइनल यूनिट की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रोक पेशेंट? तो ये होता है अगर किसी इंसान को, ये नहीं 4 नंबर यूनिट, ये किससे संबंधित है? अगर कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो उसके बचाव के लिए आपको कैसा उपचार करना चाहिए, प्राथमिक उपचार से संबंधित है यूनिट नंबर 4। तो पहला नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रोक पेशेंट? तो कोई व्यक्ति है, वो हृदय का रोगी है, स्ट्रोक आ गया है, तो उसको स्ट्रोक आने पर आपको क्या उपचार करना चाहिए? आप पहला प्राथमिक आपको क्या रिएक्शन होना चाहिए आपको? तो कोई व्यक्ति को आपको लगे कि स्ट्रोक आ गया तो आपको क्या कर देना चाहिए? आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए। मतलब ज़्यादा चौधरी नहीं बनना चाहिए, एम्बुलेंस सड़न फोन कर देना, बस यह बात है। अगले वाला है विच मेडिसिन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इलाज के लिए कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है? शब्द ऐसे हैं कि कोई समझ ना पाए, पूरा डॉक्टर बना के छोड़ेंगे आपको। अगले वाला है मायोकार्डाइन इन्फेक्शन का। देखो ये मैं बता देता हूँ, कार्डाइन हार्ट से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं वो हैं। तो इसमें कौन सा होगा? मैंने बताया था आपको, एक बीटा ब्लॉकर्स का नाम बताया था। बीटा ब्लॉकर्स वो दवाइयाँ होती हैं जो आपके हृदय के अंदर उच्च रक्तचाप उसको कम करने का प्रयास करती हैं, और एस्प्रिन नामक दवाइयाँ। तो एस्प्रिन को याद कर लो। ये एस्प्रिन किससे संबंधित होती है? कोई व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए ना, तब भी एस्प्रिन का दिया जाता है। और बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग है ना, ये इसके लिए किया जाता है, आपको क्या बोलते हैं, रक्त वगैरह का थक्का या जो गाढ़ा हो गया ना खून, उसको कमज़ोर करने में। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और बी। तो जहाँ पे भी हृदय से संबंधित शब्द आ जाए वहाँ पर अगर दवाई का नाम पूछे तो वहाँ पे एस्प्रिन जरूर करके आना है। एस्प्रिन दवाई वो हार्ट अटैक से संबंधित भी होती है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट विद द सेवरल ब्लीडिंग? तो गंभीर रक्तस्राव वाले रोगी के लिए प्राथमिक उपचार क्या होगी? मान लो कोई आदमी को बहुत खून निकल रहा है, तो उन थान के करना चाहिए, उन बचाने के लिए क्या करोगे आप? दबाव लगाओगे, प्रभावित क्षेत्र को ऊपर उठाओगे, आपातकालीन सेनाओं को बुलाओगे। तो सही बात है। देखो कोई भी अगर खून निकल रहा है तो ते करो क्यों, सब पहले उन दाब लो ताकि खून नहीं निकले। तो यही करना आपको भी। अगर बहुत ज़्यादा निकल जाए तो भी दाब लेना है। कोई कपड़ा अपना फाड़ के थान मुँह में देखो ना, तो मान लिया गोली लाग जाए, कपड़ों फाड़ के तुरंत लगा दें, वही करना थान। अगले वालों क्या है? प्रभावित क्षेत्र को हाथ को ऊपर उठाएं। मतलब क्या, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट लेके जाना आपको उसके, ठीक है? तो क्या होगा? ग्रेविटी का अपोज होगा तो सीधा ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो नहीं होगा। सीधो हाथ नीचा करके रखो तो ज़्यादा खून बहेगो, ऊपर कर लेगा तो थोड़ा कम बहोगो। और दूसरा क्या, आपातकालीन सेवा को बुलाना है, तो इमरजेंसी सेवा हो उसको भी बुला सकते हो आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर प्रश्न है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन? तो कोई आदमी का अचानक दिमाग काम करना बंद कर दियो, जाए कदे कदे थारो कर जाए, या बात को नहीं, या दूसरी बात है कौन सी स्थिति में मस्तिष्क के कार्य पर अचानक नुकसान की विशेषता है? तो मान लो कोई आदमी को दिमाग में स्ट्रोक लग जा, ठीक है? ब्रेन स्ट्रोक्स नहीं, स्ट्रोक खास प्रकार की बीमारी है जहाँ आदमी को दिमाग काम करना बंद कर दे, खून खान को दौरा एकदम कम हो जा, सुन पाता जा, तो उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस अगर वो आ जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसके क्या हो जाता है? उसके अंदर जो मतलब मस्तिष्क से संबंधित नुकसान उसको हो सकता है। 5 नंबर प्रश्न है एनाफिलेक्सिस के लिए प्राथमिक दवाई क्या है? तो एनाफिलेक्सिस से संबंधित जो प्रमुख दवाई है वो कौन है? एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन नामक जो दवाई है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एनाफिलेक्सिस के लिए उपयोग में लिया जाता है। आप में से कितने स्टूडेंट आर्ट वाले हैं, एक बार वो कमेंट जरूर से करना। आपका पेपर क्या ही गजब होगा ये देखना आप। अगले वाला प्रश्न है कौन सी स्थिति जोड़ों के दर्द व सूजन की विशेषता है? तो कौन सा इसमें से? तो देखो गठियाबाई का तो आपको सबको पता है कि जिसका गठियाबाई हो जाओगे, गोडाम दर्द हो जा या जोड़ाम दर्द हो जा, दोनों सही है। और एक और बीमारी होती है ओस्टोपोरोसिस। तो बुढ़ापा में जा आदमी कहा कौन सुनोगे, तो बुढ़ापा में मेरा तो
थालो दादो पड़गो पड़ता है कोई गोडो टूट गो, या फिर पड़ता है क्यों हो पग पग फ्रैक्चर हो गो तो क्यों जा भाई अँ जाए कि हड्डी व कमज़ोर हो जाए, क्यों जाए ओस्टोफेरेसिस बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर होगा। 7वां नंबर प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट फॉर ए विद ए साइजर। तो दौरा वाले रोगी के लिए प्राथमिक कार्रवाई क्या होगी। तो जी आदमी का दौरो पड़गो के लिए क्या उसका है कि कर्ज को थे भैया कुछ गुण करनो था, मेन बात यही है सुरक्षित वातावरण का प्रदान करें, मतलब थाना कुछ नहीं करे खड़े होकर चुपचाप देखना है, जब सही हो ज्यादा दोनों खड़ी खड़े हो जाए, बस यही करना आपको किसी व्यक्ति को दौरा आ जाए तब। पार्किंसन रोग के इलाज के लिए कौन सी दवा आमतौर पर प्रयोग की जाती है। तो विच मेडिसिन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट द पार्किंसन डिजीज। तो किसके अलग किया जाता है, लेवा डोपा और डोपामाइन एग्निस्ट। तो जो पार्किंसन बीमारी है उसके लिए लेवा डोपा मतलब ले मेरा भया या दवाई, बस ये वाली, और डोपामाइन का प्रयोग होता है ताकि आपके जो दिमाग के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल में कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर फॉर ए पेशेंट विद ए बर्न। तो कोई आदमी को हाथ जल गो तो क्या करना चाहिए, आज समझ लो थे इतना दिन था बेरे को नहीं हो, पहले के ठंडे जलने को ठंडा करे, मतलब जय थारो हाथ जलो चुपचाप भाग के जाओ ठंडा पानी में हाथ दे दो, हाथ से सेट जाओ एकदम। दूसरा है एक समय क्रीम लगाएं, तो अप्लाई ए टॉपिकल क्रीम। तो अहीं कौन बेरो भाई साहब था अधिकतर बालकन की टॉपिकल क्रीम होगा कि कौन सी है, तो बा क्रीम लगा उसको, अगर थारा ग्राम कोई पड़ी हुई है थारा ग्राम को डॉक्टर हो तो वो थान देते होगा। और क्या है कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। तो यहाँ कोनी कि थार चूल्हा पांगड़ी जल गई थे 108 या एम्बुलेंस ना फोन कर दी, ना बहुत ज़्यादा जल जाओ जा थे के कर सको आपातकालीन सेवा ने भी फ़ोन कर सको। तो इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अगले वाला है कौन सी स्थिति स्मृति हानि व संज्ञात्मक गिरावट की विशेषता है। तो विच इज़ द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी लॉस और कोग्निटिव डिक्लाइन। तो कौन सी है इसमें से, एल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश। तो एल्जाइमर डिजीज और डेमनेटिया है, ये किससे संबंधित है, मेमोरी लॉस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी है व्हाट इज द प्राइमरी मेडिसिन फॉर द ओस्टोपेरेसिस। तो ओस्टोपेरेसिस बीमारी के लिए जो प्राथमिक दवा है वो कौन सी है, तो बिक्साफोनेटन कैल्शियम सप्लीमेंट विटामिन डी सप्लीमेंट। आपको पता कोई भी आदमी का गोड्डा से संबंधित बीमारी हुआ, जोड़ से संबंधित बीमारी हुआ तो वो कैल्शियम और विटामिन डी की गोली दी जाए, बस बात खत्म। ये ऑप्शन करे अगर आज जाता कठिन करना हो तो छोड़ दियो। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो कोई आदमी को सांस लेने की कमी है हो रही है तो उसे क्या हो सकता है, तो उसका अस्थमा उसका है, ठीक है। और सीओपीडी की बीमारी, उसका नाम बहुत बड़ा है सीओपीडी, इसकी बीमारी भी हो सकती है। समझ में आ गया आपको। तो कोई आदमी को अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाए, यहाँ को नहीं भाग रहे हो जाना था सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नहीं है, मतलब ऐसा कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर थोड़ी सी दूर चले 100 मीटर में सांस उठन लागो थारे तो समझ लो अस्थमा को शिकार होने वाला हो थोड़ा सा दिन, एक लिए भाग्या करो सुबह सुबह पहले। अगले वाला प्रश्न है बेहोश वाले रोगी के लिए प्राथमिक कार्रवाई क्या है। तो बेहोश होने वाले व्यक्ति के लिए थान क्या करना चाहिए, कुछ ही गुण करना साहब, सुरक्षित वातावरण दे, या फिर ऑप्शन में यहाँ भी आस्का है कि वो टांग ऊंचा कर दो दिमाग में खून जाने दो। बेहोश का दो आदमी जो दुखा दिमाग में खून की कमी हो जाए या खून नहीं पूछ पाए तो क्या करो, वो आदमी का टांग ऊंचा करो ताकि खून पूछे थोड़ा बहुत, बस यही करना आपको। अगले वाला प्रश्न है एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए कौन सी दवा आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो एंटीहिस्टामाइन व कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामाइंस का प्रयोग में ली जाती है एलर्जी से संबंधित कोई भी जो दवाई होती हैं वो। 15 नंबर प्रश्न व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट विद चोकिंग। तो कोई आदमी को दम घुट गो तो क्या करना चाहिए, थान क्या करना चाहिए, हेमलिच मैनवर करें। तो ये हेमलिच मैनवर क्या होता है, मुंह से किसी व्यक्ति को सांस देना, भाई हेमलिच मैनवर कहलाता है। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन फ्रैक्चर। तो कोई आदमी का बोन की फ्रैक्चरिंग बार बार हो रही है, गोड्डा बार बार फूट रही है, फ्रैक्चरिंग बार बार हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं भैया जी, ओस्टियोपोरोसिस हो गया उसको।
तो आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसके बार बार फ्रैक्चर होता है शरीर में, या कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, पड़ गया जब फ्रैक्चर होगा, फिर अगला महीना फिर चलाए, फिर पड़ गया, फिर फ्रैक्चर होगा, ये नहीं, चलता चलता ही गोडा टूट जाए कोई आदमी का, उकले ऑस्टियोपेरोसिस की बीमारी उसका होगा। अगले वाला, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेडिसिन फॉर द अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है? कोलिनेस्टेरेज व इनहिबिटर और मेमेटाइन, तो इन दोनों दवाइयों का प्रयोग में लिया जाता है। अगले वाला, कौन सी स्थिति कंपन और कठोरता से है? तो पार्किंसन और अल्जाइमर रोग हो जाए, आदमी कमजोर हो जाए, बुढ़ापा में हो, दोनों का दोनों रोग, अल्जाइमर व पार्किंसन रोग। 19 नंबर प्रश्न है, जहर खाने वाले रोगी की प्राथमिक कार्रवाई क्या करें? तो क्या करें? एम्बुलेंस ने बुला लियो, एक एंटीडोट दें, मतलब कुछ जहर से कटने वाली दवाई है तो बाद दे दो, सहायक देखभाल करें, या कोशिश करो कि कहीं कट्ठा मांगली दे के उल्टी करा दो, उल्टी करा दो, जहर बाहर ना जाओ, जहर बाहर ना जाओ तो जहर क्यों जगो नाश उनको हो जाओगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो सही होंगे। अगले वाला प्रश्न है, विच मेडिसिन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट द सीजर्स। तो दौरे के दौरान कौन सी दवाओं का आमतौर में प्रयोग किया जाता है? कौन सी? एंटी कॉन्वुलेंट्स और बेंजोडायाजेपिमिन्स, इन दवाइयों का प्रयोग में लेना आपको, ठीक है। यो थो थारो एवरीडे लाइफ मॉडर्न मेडिसिन एंड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन, क्या नाम लिया है मैंने, वही जय को नाम है, बैंक कोई पेपर है, उतना ही हार्ड पेपर है थारो, अच्छे से करके आना। कैसा होगा आपका पेपर कमेंट में ज़रूर बताओ, मन कितना % तारा सही है यह भी बताओ, और कितना घंटा पहले वीडियो देख लिया भी बता दियो। तो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक जोर से कर दो। धन्यवाद।